नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनाव की तारीख की घोषणा में महज 2 से 3 दिन के बाकी है और महज 2 से 3 दिन के अंदर में चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगी, आचार संहिता लग जाएगा और बिहार की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेता अपने अपने दल को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अब इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी हैं। मांझी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। और सर, किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, हम लोग हर तरह से तैयार हैं बिहार के 40 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में, और विशेष करके उन कंस्टिट्यूंसीज में ज़्यादा तैयारी हुई है जहां हमारा सामाजिक समीकरण के आधार पर हमारे लोग अधिक हैं। वैसा कंस्टिट्यूंसी लगभग यहाँ 20 है, तो 20 में विशेष तैयारी और बाकी सब में साधारण रूप में तैयारी किया है, इसलिए कि जहाँ से हम लड़ेंगे तो वहाँ विशेष तैयारी है और जहाँ नहीं लड़ेंगे वहाँ मदद करने के लिए भी तैयारी हमने की है। और इस तरह से हम 20 सीट पर तैयार हैं और हम लोग तुरंत ही जैसे ही एनडीए कैंडिडेचर घोषित करता है पार्टी वाइज, वैसे ही हम लोग भी घोषित करेंगे और उनको एकदम सशक्त विरोध प्रस्तुत करेंगे ताकि 2019 में वो सत्ता में नहीं आए। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, उसके बाद आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया, विरोध जताया, आपने मांग की, आप जो महागठबंधन के तमाम विपक्षी दल जो थे, उसके बाद सरकार एक अध्यादेश लाती है आनन फानन में। तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस अध्यादेश से? नहीं, आश्चर्य हमको इस बात की है कि क्यों सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित कानून में एक न एक करके छेड़खानी कर के उसको निरस्त किया जाता है या संशोधन किया जाता है, और फिर जब विरोध होता है तो फिर अध्यादेश आते हैं, कानून बनाते हैं। जैसे एक वनाधिकार कानून है 1995, जिसमें 3 एकड़ ज़मीन रखने का उन वनवासियों का अधिकार है जो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। साहब, एक हाई कोर्ट ने अभी आदेश दिया कि नहीं साहब, आप सब लोग भाग जाओ यहाँ छोड़ करके, वो फॉरेस्ट का लैंड है। तो उस पर भी आश्चर्य हमको लग रहा है कैसे आदेश हुआ। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट था 1989 का, उसमें भी आपने देखा कि माननीय न्यायालय के द्वारा एक संशोधन आ गया। उस संशोधन के आलोक में हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट 1989 एकदम असर विहीन कर दिया गया था। जैसे बाघ होता है लेकिन नख और पर दांत नहीं हो, तो बाघ नहीं है, उसी प्रकार से कर दिया गया। फिर जब विरोध हुआ तो देखे कि आनन फानन में एक्ट बनाया गया, और एक्ट बना है 2018 का, वो भी आंशिक बना है क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 9वां शेड्यूल में नहीं डाला गया है। तो फिर कोई हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट उसमें अनेक प्रकार की बात कर सकते। उसी प्रकार से ये 13 पॉइंट जो रोस्टर है, ये भी समझ से बाहर की बात है। आखिर ये आया कहाँ से? और फिर 200 पॉइंट जो रोस्टर ऑलरेडी पहले से लागू था, जिसमें ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबको लाभ होना था, फिर कैसे ये किसी भी कोर्ट के द्वारा ये बातें आ गई और 13 पॉइंट पर लिमिट कर दिया गया। अब इस पर समूचा देश के लोग एक हो गए, बंद किया गया भारत। तब आनन फानन में ये अध्यादेश लाए हैं। इसमें भी हम समझते हैं कि जिस दिन हाई कोर्ट का निर्देश हुआ था उस समय अगर लाते तो आज 1 महीना गुजर गया। 1 महीना पहले इनको ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था, लेकिन जब 5 मार्च को जब बंद का नारा दिया गया और बंद हुआ, तब सरकार आनन फानन में फिर ऑर्डिनेंस लाया। हमारा कहना है कि ऑर्डिनेंस ला करके आपने ठीक काम किया, लेकिन ये ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों थी, इस चीज़ को देखना चाहिए। और क्यों शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अधिकार के साथ ही माननीय कोर्ट द्वारा चाहे किसी के द्वारा इस प्रकार की बात होती है जिसमें आपको अध्यादेश लाना पड़ता है, जिसमें आपको एक्ट बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है सरकार की, कि साजिश ऐसा करके और
नया रूप में नए ढंग से हम लोगों को यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को समझाना चाहती है सरकार कि देखिए आपके खिलाफ कोई बातें जाती है तो हम आपके पक्ष में आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है साजिशतन इस तरह की बातें करके आज वो लाभ लेना चाहते हैं, ये उनका अगर प्रयास है तो ये सराहनीय नहीं है। और जहाँ तक 13 पॉइंट का मामला है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हित के खिलाफ है, इसलिए 200 पॉइंट का जो रोस्टर है वही लागू होना चाहिए ताकि हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी को प्रॉपर रिजर्वेशन मिले। और हम तो कहते हैं कि बाईलॉग यहाँ बाईलॉग क्या कहते हैं लॉग भी है, हमारे के यहाँ बैकलॉग भी है, उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए सरकार को कुछ स्पेशल व्यवस्था करें, तभी हम समझते हैं कि शेड्यूल कास्ट के पक्ष में वो बात करना चाहते हैं। और नहीं तो हमको लगता है कि जानबूझ करके इस तरह से करवा करके और फिर ऑर्डिनेंस ले आते हैं, एक्ट बना देते हैं और प्रचारित करते हैं कि देखिए हम आप लोगों के हित में बात करते हैं। यानी इस चीज़ के साथ भी हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अधिकार के साथ भी ये राजनीतिकरण करके खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सवर्ण आरक्षण बिल था जिसको आप लोगों की हमेशा से मांग रही है कि सवर्णों को 15% आरक्षण मिले, लेकिन सरकार ने 10% दिया, आपकी पार्टी ने स्वागत भी किया, लेकिन आपके ही एक दो सहयोगी दल हैं वो इसका विरोध कर रही है, कितना जायज़ है? देखिए उनका विरोध जिनको आरक्षण मिला है उसके चलते नहीं है, उनका विरोध ये है कि जब 49% का सीलिंग था उसको किसी को रिजर्वेशन देने के लिए आप सीलिंग आगे बढ़ा दिया, संविधान में संशोधन किया 59% दिया, तो उन लोगों का कहना है कि जातिगत जनगणना को प्रकाशित कीजिए और जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस तर्ज पर अगर 52% ओबीसी हैं तो 52% उनको आरक्षण दीजिए, 25% शेड्यूल कास्ट हैं तो 25% शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दीजिए, 10% शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो 10% उनको दीजिए। इस तरह से 90-95% आप आरक्षण का सीलिंग बढ़ा दीजिए, तब सब लोगों को उचित आरक्षण मिलेगा। ये उन लोगों का कहना है, उनका किसी से विरोध नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला आज दिया है राम मंदिर को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है मध्यस्थता के लिए, तो आप क्या इसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को देखते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को सराहनीय मानते हैं और पहले से भी था। न्यायालय आदेश के आलोक में काम करना चाहिए और न्यायालय ने जब आदेश दिया है कि ये समझौता के आधार पर आप इसको निर्णय लीजिए तो ये सराहनीय कदम है। और हम अनुरोध करना चाहते हैं सभी पक्षकारों से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में समझौता पर लोग बैठ जाएं और समझौता करके मंदिर मस्जिद का मामला निपटा लें। एक दो आखिरी सवाल है मात्र बिहार की राजनीति से लेकर के कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है महागठबंधन में बहुत लंबा खिंच रहा है। अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, तो कब तक ये निपट जाएगा? क्योंकि अब तो प्रत्याशी को भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला बहुत गुप्त रूप में हो रहा है। हम भी उसके पार्टनर हैं और हम भी उस समझौता में हैं कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को हम अभी पब्लिक डोमेन में नहीं कहेंगे, इसलिए कि जब तक एनडीए का क्लियरेंस नहीं हो जाए कि कौन सीट से कौन पार्टी लड़ रही है, जैसे ही कौन सीट से कौन पार्टी लड़ रही है वैसे हम लोगों का जो समझौता हो चुका है लगभग, उसका आप पब्लिक डोमेन में सुन लेंगे। इसलिए अभी हम आपको नहीं बताएंगे कि क्या कह रहे हैं, लेकिन इतनी बात जरूर कह रहे हैं आपको कि महागठबंधन में भी समझौता एक तरह से हो चुकी है। मतलब सम्मानजनक समझौता हुआ है, आपको जो मन इच्छा अनुसार सीट मिली है। अब वो सब चीज आप सामने आएगा तब आप लोग देखिएगा। महागठबंधन के आपके साथी बोलते रहते हैं कि मांझी जी को 1-2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। महागठबंधन के लोग नहीं बोलते हैं, वो आप लोग बोलते हैं। ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं। नहीं, आप लोग बोलते हैं। महागठबंधन में कोई ऐसा नहीं बोलता है। आप लोग बोल करके अपना 24 घंटा न्यूज चलाना है तो कोई ना कोई रूप में चलाते रहिएगा आप, इसीलिए बोलते हैं। महागठबंधन में कोई लोग ऐसा नहीं बोलता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।